बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं ट्यूटर ऑनलाइन। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज जो पेपर कंडक्ट किया था SST BPS 16 जनरल कैटेगरी का, वो हमने आपके सामने आज रखा है। इस पेपर में जो भी सवाल आए हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो आज डेट है उसको आप नोट कर लें कि आज डेट जो है वो 18 फरवरी 2024 है। ये पेपर टाइप जो है वो ए है और इसकी जो रेजोल्यूशन आप देख रहे हैं ये थोड़ी कम आपको नज़र आएगी, क्योंकि इससे अच्छी बेहतर रेजोल्यूशन मेरे पास नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की इसको बेहतर बनाने की, लेकिन मुझसे नहीं बन सका। तो सवालात जो हैं वो मैं ज़बानी पढ़कर आपको सुनाऊंगा। आप ये सवालात कुछ ना कुछ अपनी स्क्रीन पर देखकर और समझ भी सके होंगे। तो इतना भी मतलब ये ब्लर नहीं है रिज़ल्ट इसका। अगर मैं जूम आउट करता हूँ तो थोड़ी बहुत जो रिज़ल्ट है वो हमारी अच्छी आ जाती है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, माउंटेन्स वुड ब्रेक द बाय द मिरेकल ऑफ विच प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 1 में माउंटेन्स वुड ब्रेक बाय द मिरेकल ऑफ विच प्रॉफिट, तो ये कौन से अल्लाह के नबी थे जिनके पास ये मौजूदा था कि वो पहाड़ों को चीर सकते थे? तो ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे। बहुत सारे लोगों ने गलती की होगी एग्ज़ाम में, उन्होंने हज़रत मूसा किया होगा, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो ज़ात थी उन्होंने अपनी तजल्ली दिखाई थी तो कोह तूर पर, तो ये वाक़या पेश आया था, तो उसको एसोसिएट करके लोगों ने इसको भी मतलब सही किया होगा, लेकिन ये गलत है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम है। उसके बाद नंबर 2 है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम अमंग द स्लेव्स। तो ग़ुलामों में सबसे पहला जो मुस्लिम था वो कौन था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हज़रत ज़ैद बिन हारिस है। नंबर बी ऑप्शन जो है हज़रत ज़ैद बिन हारिस थे, पहले ग़ुलाम जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। तो इसमें भी एक लॉजिक बंदों ने लगाई होगी कि भाई हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन दरअसल ये गलत है। जो राइट ऑप्शन है वो हमारा बी है, हज़रत ज़ैद बिन हारिस। उसके बाद नंबर 3 है, सुमैया बिनते ख़यात वाज द डैश। सुमैया बिनते ख़यात जो थी वो इस्लाम की पहली शहीद औरत थी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका नंबर बी जो है वो राइट ऑप्शन है, द फर्स्ट मार्टायर ऑफ इस्लाम। तो सुमैया बिनते ख़यात जो थी वो पहली इस्लाम की शहीद औरत थी, और इनके जो शोहर थे यासिर, वो भी शहीद हुए थे इनके साथ ही। तो ये जो थे ये अम्मार, हज़रत अम्मार यानी ये सहाबी रसूल थे, उनके वालिदैन थे, दोनों को शहीद किया गया था। उसके बाद नंबर 4 हमारा क्वेश्चन है, बैत रिज़वान वाज टेकन फ्राम मुस्लिम्स बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर टेकिंग रिवेंज ऑफ। तो बैत रिज़वान यानी एक कसम जिसको हम कह सकते हैं, एक प्रॉमिस था जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से लिया था। यहाँ उनको कहा था कि हम बदला लेंगे किसका? हज़रत उस्मान का। अभी ये भी एक वाक़या ही है, बहुत बड़ा मशहूर वाक़या है ये, उलमा इकराम बाज़ औक़ात जो है बयान करते हैं। तो उन्होंने ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया था कि हम हज़रत उस्मान का जो है वो कत्ल जो किया गया है उसका हम बदला लेंगे। आप सोचेंगे कि हज़रत उस्मान की जो वफ़ात है वो तो बाद में हुई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इसको हम समझेंगे तो इस सवाल में जो है लॉजिक यही है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था कुफ़ार मक्का के पास, लेकिन उन्होंने जो है वापस नहीं किया था हज़रत उस्मान को, और वहीं पर ही उनको ठहरा दिया था। तो मुसलमानों ने ये अज्यूम किया, ये समझा कि यहाँ एक मतलब अफ़वाह फैलाई गई कि उनको कत्ल कर दिया गया है। तो उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अहद किया, यानी बैत रिज़वान जो है वो ली गई। उसके बाद नंबर 5 है, विच बैटल वाज फॉट आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। फ़तेह मक्का के बाद कौन सी जो है जंग लड़ी गई थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो जंग हुनैन, यानी बी ऑप्शन सही है। जंग हुनैन जो है वो लड़ी गई थी फ़तेह मक्का के बाद। उसके बाद नंबर 6 है, हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा डॉटर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाइड ऑन द डे ऑफ विच बैटल। हज़रत रुकैया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी हज़रत खदीजा से, यानी पहले से हज़रत खदीजा की बेटी थी उसके साबिक़ा शौहर से। तो हज़रत रुकैया जो थी वो कौन सी बैटल, कौन सी जंग में जो है उस जंग के दिन जो है शहीद हो गई थी? तो इसका नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन है वो है बी ए, यानी बदर, जंग बदर के दिन वो शहीद हो गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच हिजरी ईयर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु डाइड। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है उनकी वफ़ात 13 हिजरी में हुई थी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की जो वफ़ात हुई थी वो हमारी 13 में हुई थी, 13 हिजरी। उसके बाद नंबर 8 है, इन विच हिजरी ईयर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु वाज मार्टर्ड। हज़रत अली जो थे वो
किस हिजरी में शहीद हुए थे? तो हज़रत अली जो है वो 40 हिजरी में यानी 40 हिजरी में शहीद हुए थे। और वाक़या करबला जो है उसके ठीक 21 साल बाद यानी 61 हिजरी में जो है वो पेश आया था। हो सकता है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाए, इस वजह से मैंने वो भी आपको कोट करके बता दिया। उसके बाद नंबर 9 है क्वेश्चन, हज़रत अबू बकर पेड फॉर लैंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्क। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कौन सी मस्जिद को बनाने के लिए ज़मीन ख़रीदी थी? तो ये मस्जिद नबवी थी। और ये किन से ख़रीदी गई थी? ये सहल और सुहेल दोनों भाई थे, मतलब मदीना में एक यतीम भाई थे, उनकी ज़मीन थी, उनसे ख़रीद की गई थी मस्जिद नबवी बनाने के लिए। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ख़रीद की थी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एम्बेरेस्ड इस्लाम इन्फ्लुएंस्ड बाय सूरह विच सूरह ऑफ होली कुरान। तो हज़रत उमर ने जो इस्लाम कबूल किया था, कौन सी सूरत सुनी थी जो उनको ये ख़याल आया यानी इस्लाम कबूल करने का? तो ये सूरह ताहा थी। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, सिनोनिम ऑफ प्रिस्टाइन इज़। सिनोनिम ऑफ प्रिस्टाइन जो है वो कौन सा है? तो इसका है प्योर। प्रिस्टाइन बोलते हैं प्योर अनटच्ड, यानी जो चीज़ क्या हो, खालिस हो। प्रिस्टाइन का मतलब होता है खालिस। और इसका अगर हम उल्टा लेते हैं यानी एंटोनिम्स लेते हैं, तो एंटोनिम इसका बनेगा डर्टी, जो कि ऑप्शन ए है। डर्टी यानी ऑप्शन ए। और जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो प्योर यानी बी है। इसका एंटोनिम बनेगा डर्टी। ठीक है जी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली स्पेल्ड। तो इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो कि करेक्टली स्पेल्ड है? करेक्टली स्पेल्ड का मतलब है सही स्पेलिंग उसकी है। तो इसमें जो डिसफंक्शन जो है DYSFUNCTION, डिसफंक्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। लेकिन ये डिविनेशन और डेस्टिट्यूशन या डाइवर्जन वगैरह जो लिखे हुए हैं, ये बेसिकली ये तीनों ऑप्शंस गलत थे। नंबर ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज। ओवर एग द पुडिंग। ओवर एग द पुडिंग, अब पता अगला बंदा ये सोचेगा कि भाई पुडिंग के ऊपर ज़्यादा अंडा डाल देना, इसका मतलब ये नहीं होता। फ्रेजेस और इडियम्स जो हैं उसकी जो मीनिंग्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है, एड अननेसेसरी डिटेल्स टू मेक समथिंग सीम बेटर और वर्स, यानी नंबर ऑप्शन ए। यानी कोई किसी चीज़ के अंदर डिटेल्स या कोई इन्फॉर्मेशन ऐड कर देना जो कि अननेसेसरी हो यानी काम की नहीं हो, या तो उस चीज़ को बिगाड़ने के लिए वो ऐड कर दी जाती है डिटेल्स, या उसको बेहतर बनाने के लिए। तो इसको बोलते हैं ओवर एग द पुडिंग। उसके बाद नंबर 14 है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज। रफल समबडीज़ फेदर। रफल समबडीज़ फेदर का मतलब होता है किसी को तंग करना, यानी अनॉय समवन या समबडी। ये ऑप्शन सी इसका जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद नंबर आगे बढ़ेंगे हम। नंबर 15, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दैट विच कैन बी ड्रंक। दैट विच कैन बी ड्रंक का मतलब पता है क्या होता है? यानी इसको जो ख़ास करके हमारे जो लोग करके आएंगे वो एडिबल, EDIBL, एडिबल। एडिबल बेसिकली नहीं होता। एडिबल का मतलब है खाने के लायक। इधर बात की जा रही है पीने के लायक। पीने के लायक की बात अगर की जा रही है तो इसमें जो राइट इसका ऑप्शन होगा वो बनेगा हमारा पोर्टेबल। पैलेटेबल भी बहुत सारे लोग करके आए होंगे, ये मुझे मतलब कंफर्म हो रहा है। अगर जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनको जो इन ऑप्शंस को ये करके आए होंगे वो बेसिकली सोच रहे होंगे कि वाकई हमने ये गलत किए थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है कोई चीज़ खाने के लायक, और पीने के लायक। ठीक है। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए ग्रुप ऑफ हाउसेस जनरली स्मॉलर देन ए विलेज। एक ग्रुप ऑफ हाउसेस यानी एक मजमा, कलेक्टिव नाउन जिसे हम बोलते हैं ना किसी चीज़ का। तो ये ग्रुप ऑफ हाउसेस होता है जो कि बेसिकली स्मॉल होता है, छोटा होता है विलेज से। यानी एक कस्बा होता है, विलेज होता है ना, टाउन, उससे ये छोटा होता है। तो इसको हम कहते हैं हैमलेट। हैमलेट आपने पढ़ा होगा, अगर इंग्लिश के जो बंदे होंगे उनको मालूम होगा कि हैमलेट जो है एक बड़ी मशहूर जो है हमारी टॉपिक है। जो कि आगे बढ़ते हैं। नंबर 17, द वे फेरर सेड टू मी, डू यू नो द वे टू द ABC विलेज। तो वे फेरर को बोलते हैं जो रास्ते में मतलब मुसाफिर वगैरह। तो वे फेरर सेड टू मी, डू यू नो द वे टू द ABC विलेज। तो इसमें आपको एक मैं बात बता दूं, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स सर्टेन होते हैं। सर्टेन रूल्स का मतलब है उसके ख़ास एक कवानीन होते हैं, उनको समझना लाजमी होता है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब यानी वे फेरर सेड टू मी, इसको हम सेड को सेम एज इट इज़ भी रख सकते हैं या आस्क्ड भी लगा सकते हैं। आस्क्ड इसका मतलब क्यों लगा रहे हैं हम, कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये हम लगाएंगे द वे फेरर आस्क्ड मी,
उसके बाद जो है इसमें हमने देखना है कि डू यू नो द वे टू द ABC विलेज। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो इनडायरेक्ट में होते हैं ना, WH वर्ड इसमें नहीं आता अगर पहले, WH का मतलब है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी डू यू नो द वे टू द ABC विलेज। तो इधर हम डू के बजाय क्या लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे। देखें इस ये ऑप्शन जो नंबर ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है ये वाला। तो इसमें देखें इफ़ लगा हुआ है, इफ़ आई न्यू द वे टू द ABC विलेज। अब इधर हमने क्या किया, प्रेजेंट सिंपल टेंस को तब्दील किया पास्ट सिंपल टेंस में। ये रूल होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी हम जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में करते हैं तो उसका टेंस भी तब्दील होता है जब हम उसके रिपोर्टेड वर्ब में देखें कि सेड लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या लगाना है, इफ़ आई न्यू, सॉरी इसमें एक आपने बताओ, हाँ, इफ़ आई न्यू द वे टू द ABC विलेज। तो इसका जो 17 का जो राइट ऑप्शन है वो हमारा ए है, जिसमें मैं इसको क्लियर कर दूं। अब पढ़ें, द वेफेरर आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू द वे टू द ABC विलेज। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, ए। उसके बाद हमारा 18 आ रहा है, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लूँ, ठीक है जी, थोड़ा जूम आउट कर लूँ तो आपको बेहतर नज़र आएगा। अच्छा जी, स्पेक्टेटर्स applauded the young athlete saying that he had broken all previous records। तो इसका आइडेंटिफाई करना है डायरेक्ट स्पीच, इसका डायरेक्ट स्पीच कौन सा बनेगा। तो इसमें रूल जो है वो रिवर्स होंगे, रूल्स जो भी हैं वो रिवर्स होंगे। तो हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखना है ये एप्लॉडेड जो लगा हुआ है इसको हम तब्दील करते हैं सेड में। ठीक है जी, एप्लॉडेड का मतलब है तारीफ़ करना। तो इसमें जो हमारा नंबर 18 का जो राइट ऑप्शन है वो है डी। नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन है, राइट, डी। द स्पेक्टेटर्स सेड टू द यंग एथलीट, ऑप्शन डी जो है, द स्पेक्टेटर्स सेड टू द यंग एथलीट ब्रावो। ब्रावो पता है क्यों लगा, इस वजह से कि वो खुशी का वहाँ पर एतराफ़ कर रहा है या खुशी को ज़ाहिर कर रहा है। तो इधर क्या है, ब्रावो, यू हैव ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स, यू हैव ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स। तो इधर हम उसकी किसकी बात कर रहे हैं, उस एथलीट की। तो अगर कोई बंदा उससे बात करेगा, यानी जो स्पेक्टेटर्स था, स्पेक्टेटर्स जो थे वो अगर उससे बात करेंगे कैसे कहेंगे, यू हैव ब्रोकन ऑल दी रिकॉर्ड्स। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारा डी है। उसके बाद नंबर 19 है, द हिस्टोरिकल सोसाइटी बिल्ड द म्यूज़ियम। इसको चेंज करना है पैसिव में। पैसिव में भी हम रूल्स जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हमने देखना है जो मेन वर्ब हमारा है उसके बाद में ऑब्जेक्ट को, ये वाला दी म्यूज़ियम, ये हमारा इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसको बेहतर बनाने के हम इसको फर्दर डिफाइन करते हैं। तो जो नंबर 19 है इसका पहले मैं सही ऑप्शन बता दूं, तो वो सही ऑप्शन इसका है ए, द म्यूज़ियम वाज बीइंग बिल्ट बाय द हिस्टोरिकल सोसाइटी। तो जो म्यूज़ियम था वो आपका ऑब्जेक्ट था, इसको आप सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे द म्यूज़ियम, ठीक है। उसके बाद टेंस को रिकॉग्नाइज करना है कि टेंस बेसिकली कौन सा है। इधर जो टेंस है वो पास्ट सिंपल टेंस है, क्योंकि बिल्ट जो है वो सेकंड फॉर्म है बिल्ड की, तो ये पास्ट सिंपल टेंस है। द म्यूज़ियम वाज बीइंग, सॉरी जो है इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो ये ए नहीं, बल्कि मैं आपको बता दूं कि द राइट ऑप्शन इज़ नंबर 19 का जो राइट ऑप्शन है वो हमारा ये नहीं है। द हिस्टोरिकल सोसाइटी बिल्ड द म्यूज़ियम, तो ये पास्ट है तो इसको हम करेंगे द म्यूज़ियम वाज बिल्ट बाय द हिस्टोरिकल सोसाइटी, द म्यूज़ियम वाज बिल्ट बाय द हिस्टोरिकल सोसाइटी। इसका जो ए ऑप्शन है वो इधर है, मैं भूल से उधर ऑप्शन जो दूसरा था जो बी उसको मैं पढ़ रहा था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए, द म्यूज़ियम वाज बिल्ट बाय द हिस्टोरिकल सोसाइटी। नंबर 20, एवरी डिज़ास्टर अफेक्टेड विक्टिम हैज़ बीन कंपनसेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो इसको भी वाइस चेंज करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या आपको बताया कि मेन वर्ब के बाद आपको जो है क्या मिलेगा, आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो इसकी वॉइस जो है वो चेंज करनी है हमने, ठीक है। तो पहले हम देख लें कि ये बेसिकली एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। तो जो नंबर 20 है वो हमारा जो है वो पैसिव में ऑलरेडी है, इसको हमने एक्टिव में करना है। तो क्या करेंगे, हम रिवर्स करेंगे। रिवर्स का मतलब है बाय के बाद जो हमारी ये दी गवर्नमेंट है इसको पहले लाएंगे। तो हमने देखना है कि दी गवर्नमेंट कौन कौन से ऑप्शंस में है, तो ये सभी ऑप्शंस में दी गवर्नमेंट है। अच्छा, इसके अलावा ये भी देखना है कि ये टेंस कौन सा है। इधर लिखा हुआ है हैज़ बीन, ये वाला आप हेल्पिंग वर्ब देखें, हैज़ बीन का मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो दी गवर्नमेंट हैज़ लगेगा उसके बाद। चले इसमें देखें ऑप्शंस, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर शॉर्ट हो गए। जो ऑप्शन नंबर 1 है, द गवर्नमेंट हैज़ कंपनसेटेड एवरी डिज़ास्टर अफेक्टेड विक्टिम। तो नंबर 20 का जो राइट ऑप्शन है वो हमारा ए वही है, ए जो है वो राइट है, द गवर्नमेंट हैज़ कंपनसेटेड एवरी डिज़ास्टर अफेक्टेड विक्टिम। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 21, सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन डैश
बाय आगा हसन अली अफंदी। तो सिंध मदरसतुल इस्लाम या हसन अली अफंदी की जो खिदमात हैं उसको भी इन पेपर्स में जो है वो डिस्कस किया गया है। तो आप ये टॉपिक कम्प्लीटली जो है उसकी बायोग्राफ़ी हसन अली अफंदी की और जो काम उसने किए हैं, कौन कौन सी जो डेट्स यानी जो तारीख़ें हैं उनको भी आप याद कर लीजिएगा। हो सकता है नेक्स्ट आने वाली जो हमारी टेस्ट होंगी 20 डेट तक, उसमें यही इनके बारे में भी सवाल आते रहें। तो प्रीवियस जो थी मैंने जो दो थी हमारी वीडियोस वो हमने नहीं बनाई, 2 टेस्ट जो हो गई हैं, आई मीन 2 नहीं बल्कि 15, 16 और 17 तीन टेस्ट हमने नहीं बनाई, वो भी इंशाल्लाह हम बना देंगे। आज जो 18 का पेपर था वो हम करंटली इसलिए बना रहे हैं कि जिन लोगों ने आज टेस्ट दिया था, तो आज का मतलब है 18 फरवरी को, तो वो इस टेस्ट को देखकर कुछ ना कुछ सीख लेंगे और जिनका टेस्ट है तो वो दूसरा इस पैटर्न में समझ लेंगे। चलें जी आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 21, सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन डेश बाय हसन अली अफंदी। तो 21 का जो ऑप्शन डी है वो राइट ऑप्शन है। तो सिंध मदरसतुल इस्लाम जो है 1 सितंबर 1885 को जो है वो बनाया गया था। उसके बाद नंबर 22 है सर सैयद अहमद ख़ान लेड द फाउंडेशन ऑफ द पर्शियन स्कूल। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने पर्शियन स्कूल की बुनियाद जो थी वो कहाँ रखी, वो रखी थी मुरादाबाद में। ठीक है जी, इंडिया का जो शहर है मुरादाबाद, वहाँ पर इनकी जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी। और ये कब रखी गई थी, ये सवाल हो सकता है आइंदा जो टेस्ट आ रही हैं उनमें पूछा जाए कि भाई जो पर्शियन स्कूल मुरादाबाद में सर सैयद अहमद ख़ान ने बनाया था, जहाँ उसकी बुनियाद रखी थी, वो कब रखी थी। वो 1859 में रखी गई थी, यानी 1859 में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नियरेस्ट टू द गवादर पोर्ट। तो इनमें से कौन सा जो है गवादर पोर्ट के करीब है। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस, आबना हार्मोस जो है वो गवादर के करीब है। स्ट्रेट ऑफ मलाका भी नहीं है, स्वेज कैनाल भी नहीं है, और स्ट्रेट ऑफ सिंगापुर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पर हम आ गए। तो इधर रिज़ल्ट देखें ना, रिज़ल्ट आपको अच्छी नहीं मिलेगी, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करें। मेरे जो अल्फाज हैं उनको भी ज़्यादा आप ध्यान से सुने कि मैं कह क्या रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। टेलीविज़न सेंटर ऑफ PTV वर एस्टेब्लिश्ड इन कराची एंड रावलपिंडी और इस्लामाबाद इन डैश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 1967 है। इधर ब्लर नज़र आ रहा है, तो इसको मैं राइट ऑप्शन जो आपको बता दूं कि जो टेलीविज़न सेंटर था PTV का पहले जो है वो कराची और रावलपिंडी या इस्लामाबाद में बनाया गया था। वो 1967 में यानी 1967 में बनाया गया था। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा था वो पेशावर और कोयटा में बनाया गया था PTV सेंटर, वो 1974 में बना था। पेशावर और कोयटा वाला जो था वो 1974 में। हो सकता है कि दूसरा सवाल ये भी आ जाए कि जो पेशावर और कोयटा में बना था वो कब बना था, तो वो 1974 में बना था। उसके बाद नेक्स्ट डे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान ऑन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि लियाकत अली ख़ान ने पेश किया था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कब पेश किया गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा 25 का सी, 12 मार्च 1949। ठीक है, मार्च 12, 1949 में। ऑप्शन सी इसका जो है वो राइट ऑप्शन है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 26, द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज सेटअप एट कराची इन। तो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कराची में लगा था वो कब लगाया गया था। वो 1972 में लगाया गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हु गेव द टाइटल ऑफ कायदे आज़म टू मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म का जो टाइटल था वो किसने दिया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, मौलाना मज़हरुद्दीन शहीद। मौलाना मज़हरुद्दीन शहीद ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को टाइटल दिया था कायदे आज़म का, यानी बड़े कायद, बड़ा लीडर। ठीक है। व्हेन डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल डिलीवर्ड द प्रेसिडेंशियल एड्रेस इन द एनुअल सेशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो अल्लामा इकबाल ने, सर मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया था, एड्रेस का मतलब होता है खिताब किया था, एनुअल सेशन था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, वो कब किया था उन्होंने खिताब। तो उन्होंने जो खिताब किया था इसका जो राइट ऑप्शन है हमारा 29 का वो है बी, सॉरी 28 का 28 का जो है वो हमारा सी है, जिसका जो कि 29 सितंबर 1930 एट इलाहाबाद। आपको मालूम होगा इलाहाबाद एड्रेस
या इलाहाबाद का खुतबा वो 1930 वगैरह बताया जाता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो इसमें डेट है वो एक्यूरेट डेट जो है 29 दिसंबर 1930। अच्छा जी, उसके बाद 29 हमारा है, हु सर्व्ड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज ए प्राइम मिनिस्टर। हमारे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर जो भी आए हैं 1947 से लेकर अब तक किसी ने भी अपना जो टेन्योर है वो कंप्लीट नहीं किया। और ज़्यादा से ज़्यादा जो टेन्योर चले थे वो लियाकत अली ख़ान थे, और कम से कम जो मतलब टेन्योर जो है वो नूरुल अमीन का है। अब नूरुल अमीन का अगर सवाल आ गया तो दोनों मैंने चीज़ें क्लियर कर दी कि कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म नहीं है जिसने 5 साल कंप्लीट किए हों, और सबसे ज़्यादा जो टेन्योर था वो लियाकत अली ख़ान का था, और उसके बाद जो है वो कम से कम जो टेन्योर है वो नूरुल अमीन का है, और उसका जो टेन्योर है वो भी सिर्फ 12 दिन है, 12 डेज़, 12 दिन, ठीक है। उसके बाद नंबर 30 है, द 18th अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन रिसीव्ड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन। 18वीं तरमीम जो पेश की गई थी उसको प्रेसिडेंट यानी सदर ने कब मंजूर किया था? तो ये था हमारा 19 अप्रैल 2010, ठीक है जी। नंबर 30 का भी हमारा हो गया। नंबर 30 का जो राइट ऑप्शन है वो बी है, 19 अप्रैल 2010। और उस टाइम कौन से प्रेसिडेंट थे? पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और आसिफ अली जरदारी जो थे वो प्रेसिडेंट थे। व्हाट डज़ द टर्म पॉलिटिकल राइट्स इंक्लूड? अच्छा, ये जो सिविक्स के सवाल आते हैं ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो व्हाट डज़ द टर्म पॉलिटिकल राइट्स इंक्लूड? पॉलिटिकल राइट्स का मतलब क्या है, इस टर्म का मतलब क्या है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा 31 का बी है, जिसका मतलब है बी, द राइट टू वोट एंड पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। यानी आपका हक है कि आप वोट देंगे और गवर्नमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे, यानी गवर्नमेंट का हिस्सा भी बन सकेंगे। तो इसका मतलब है पॉलिटिकल राइट्स। उसके बाद नंबर 32, इन एडिशन टू सिविक्स विच सोशल साइंस एक्सप्लोर्स द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। तो सोशल साइंसेज में कौन सी ऐसी ब्रांच है जो इकोनॉमिक नज़रियात सोसाइटी के जो हैं उसमें डील करती है? तो ये इकोनॉमिक्स है, सब ईजी था ये। उसके बाद नंबर 30 है, व्हाट डज सॉवरेनिटी रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेट। अच्छा, स्टेट की मानों में जो सॉवरेनिटी है, खुद मुख्तारी, इसका मतलब क्या है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे 33 का वो है बी। 33 का जो है वो कौन सा है? बी वाला, जिसका मतलब क्या है? द सुप्रीम अथॉरिटी एंड पावर टू गवर्न, ठीक है जी। सुप्रीम अथॉरिटी एंड पावर टू गवर्न जो राइट ऑप्शन था हमारा वो सीधा। उसके बाद नंबर 34, अच्छा, व्हाट टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब ए फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। अच्छा, कौन सी टर्म इस्तेमाल की जाती है? एक ख़ानदान है जिसमें पेरेंट्स यानी कि वालिदैन और उसके बच्चे हैं, तो इसको हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली, बहुत सारे लोग ये भी करके आएंगे कि सिंगल पेरेंट फैमिली, या ऐसे भी कराएंगे कि भाई ब्लेंडेड फैमिली। बेसिकली इसका जो राइट ऑप्शन है वो न्यूक्लियर फैमिली है। उसके बाद नंबर 35, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्टेट इन द इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस यानी जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात होते हैं उसमें स्टेट का क्या रोल होता है? स्टेट यानी एक रियासत की जो जिम्मेदारी होती है वो क्या होती है? तो नंबर 35 का जो है वो बी ऑप्शन राइट है, जिसका मतलब है इस्टेब्लिशिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड ट्रीटीज़ विद अदर नेशंस, ठीक है जी। इस्टेब्लिश करना डिप्लोमेटिक रिलेशंस यानी सफारती ताल्लुकात बनाना दूसरे ममालिक से, और ट्रीटीज़ यानी मुआहदे वगैरह साइन करना, एग्रीमेंट्स वगैरह साइन करना। उसके बाद नंबर 36 है हमारा, जिसका मतलब जो कि है व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ द वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का बुनियादी मकसद क्या होता है? तो नंबर 36 का जो राइट ऑप्शन है वो है सी, जिसका मतलब क्या है? टू प्रमोट द वेल बीइंग एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीज़न। किस चीज़ को प्रमोट करना, फ़रोग देना? वेल बीइंग एंड सोशल सिक्योरिटी, लोगों की जो फलाह बहबूद है उसको मद्देनज़र रखना और उसके मुताबिक फ़ैसले करना। उसके बाद 37 हमारा है, 37 को हम थोड़ा आगे बढ़ा कर पढ़ेंगे। हाउ डज सोवरेनिटी रिलेट टू द एबिलिटी टू मेक एंड एनफोर्स लॉज। तो जो सोवरेनिटी है वो किस हिसाब से ताल्लुक़ रखती है कि उसमें यह एबिलिटी है? सोवरेनिटी का मतलब खुद मुख्तारी किस हिसाब से ताल्लुक़ रखती है कि वो उसमें एबिलिटी या सलाहियत है कि वो लॉ वगैरह कानून बना सकती है और उसको इम्प्लीमेंट यानी लागू भी कर सकती है। तो इसका मतलब होता है सोवरेनिटी ग्रांट्स द अथॉरिटी टू मेक एंड एनफोर्स लॉज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 37 का बी है।
उसके बाद आगे बढ़ेंगे 38, व्हाट रोल डू नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और NGOs प्ले इन शेपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप। तो जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं यानी NGOs होती हैं, उनका बेसिक वो कौन सा रोल प्ले करती हैं या उनका क्या किरदार होता है एक ग्लोबल सिटीजनशिप के हिसाब से। तो इसका जो राइट ऑप्शन 38 का है वो है सी हमारा, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि NGOs promote global citizenship by fostering international cooperation in addressing global issues। तो NGOs जो होती हैं वो ग्लोबल सिटीज़नशिप को यानी जो बैनुल-अक़वामी शोहरत है उसको क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं, फ़रोग़ देती हैं। किस हिसाब से? फॉस्टरिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन होती हैं वो उनको मतलब फैसिलिटेट करती हैं और एड्रेस करती हैं ग्लोबल इश्यूज़ को जो कि दुनिया में होते हैं, बड़े बड़े मसाइल जो पूरी दुनिया के। इसके बाद इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की व्हाट इज़ द रोल ऑफ द मोनार्क। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अब आपने सुना होगा बादशाह, तो बादशाह तो होती है जिसमें जो है बादशाह ही अपनी मर्ज़ी चलाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में ये होता है कि एक रूल, एक कानून के मुताबिक जो है वो बादशाह चलती है, जिसमें क्या होता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ मोनार्क। मोनार्क क्या करता है वो टू परफॉर्म सेरेमोनियल ड्यूटीज़ वाइल रियल पॉलिटिकल पावर्स इज़ हेल्ड बाय द इलेक्टेड ऑफिशियल्स। तो इसमें जो रस्में जो होती हैं, जो भी ओवरऑल सेरेमनीज़ होती हैं जो कि बादशाह से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि UK में आपने देखा तो उधर जो है मोनार्की है, यानी वो कौन सी मोनार्की, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। बेसिकली जो पावर्स होती हैं वो पब्लिक इलेक्टेड जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके पास होती हैं, लेकिन जो सेरेमोनियल यानी जो बादशाही जो रसूमात हैं वो ख़ानदान जो होता है वो बादशाही ख़ानदान है वो परफॉर्म करता है। तो हमने ये 40 MCQs इसमें से किए थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होंगे दूसरी टेस्ट जो है उसकी भी वीडियोज़ हम बना के इधर ही अपलोड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ भी, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।